देखिए जनादेश हर शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनादेश नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। खबर दुनिया की में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे इस बुलेटिन के जरिए हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, आईसीसी के फैसले से कायम होगी खतरनाक मिसाल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने गाजा के अस्पतालों में मिली सामूहिक कब्र की निष्पक्ष जांच की मांग की। फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिका के विश्वविद्यालयों में हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, प्रदर्शन है मजबूत लोकतंत्र की पहचान, लेकिन हमास की बर्बरता पर चुप्पी उठाती है प्रदर्शनकारियों पर सवाल। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति से की मुलाकात। उठाया रूस को चीन के समर्थन का मुद्दा। कहा, चीन यूक्रेन के लिए रूसी खतरे को बढ़ावा देने में कर रहा है मदद। विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, चीन के मामले में अमेरिका न लांघे सीमा। तेज हुआ यूक्रेन रूस संघर्ष। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सहयोगियों से रूस को माकूल जवाब देने के लिए मांगी वायु रक्षा प्रणाली। नाटो प्रमुख ने यूक्रेन की सहायता में जर्मनी के उदाहरण का अनुसरण करने का किया आह्वान। तंजानिया में बारिश ने मचाई भारी तबाही। देश के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं, बाढ़ और भूस्खलन। 150 से अधिक लोगों की मौत, 50 से अधिक घर प्रभावित। लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। शुरुआत करेंगे एशिया का आईना से और बताते हैं आपको एशियाई देशों से जुड़ी खबरें। इजरायल हमास युद्ध के खिलाफ अमेरिका के विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन उग्र हो गए हैं। कई विश्वविद्यालयों में प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़पें हुई, जिसके चलते कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाजा में हमास के खिलाफ आईडीएफ का अभियान जारी है। इस बीच इजराइल गाजा के राफा में जमीनी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। गुरुवार को इस मुद्दे पर युद्ध कैबिनेट में चर्चा की गई। वैश्विक समुदाय इजराइल को राफा में हमला करने से मना कर रहा है। उत्तरी गाजा के विस्थापितों की बड़ी संख्या यहां शरण ली हुई है, लेकिन इजराइल का दावा है कि हमास का बड़ा कैडर आम लोगों के बीच यहीं छुपा हुआ है, जिसे खत्म करने के लिए अभियान चलाना जरूरी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किए गए किसी भी फैसले से इजराइल के कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे एक खतरनाक मिसाल कायम होगी। वहीं एक सहायता समूह ने चेतावनी देते हुए कहा है, राफा पर हमला सिर्फ गाजा के लिए नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया के लिए घातक होगा। यदि इजराइल राफा में आक्रमण करता है तो अधिक मिसाइल होंगी, अधिक प्रतिशोध होगा, अधिक विनाश होगा और युद्ध और भी बड़ा होगा। इस बीच बंधकों की रिहाई के लिए वार्ता बहाल होती दिखाई दे रही है। बातचीत फिर से शुरू करने का रास्ता तलाशने के लिए मिस्र का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को इजरायली समकक्षों से मुलाकात की। गाजा के 2 अस्पतालों में सामूहिक कब्रों के बरामद होने के दावे के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख और अन्य ने अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है।
हम मौतों की स्वतंत्र, प्रभावी, पारदर्शी जांच का आह्वान करते हैं और स्पष्ट कर दें कि नागरिकों, बंदियों और युद्ध में भाग लेने वाले अन्य लोगों की जानबूझकर हत्या एक युद्ध अपराध है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा है कि गाजा में मलबों को हटाने में लगभग 14 साल का समय लग सकता है। युद्ध के कारण व्यापक रूप से शहरीकृत घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अनुमानित 37 मिलियन टन मलबा बिखरा पड़ा है। प्रति वर्ग मीटर लगभग 300 किलो मलबा है। 100 ट्रकों के साथ 14 वर्षों के काम के बारे में बात कर रहे हैं। उधर इजराइल हमास संघर्ष के खिलाफ अमेरिका के विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में 17 अप्रैल को फिलिस्तीनी समर्थक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इसके बाद न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया समेत दूसरे विश्वविद्यालयों तक फैल गया। अमेरिकी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। अब तक कईयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के बाद से कोलंबिया विश्वविद्यालय को संघीय शिकायत का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि गाजा को लेकर विरोध प्रदर्शन उनके लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन हमास पर चुप्पी बड़े सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है कि यह देश की ताकत, लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है और यह भी उल्लेखनीय है कि हमास को लेकर चुप्पी है। ऐसा लगता है जैसे यह कहानी का हिस्सा ही नहीं था। वहीं ये विरोध प्रदर्शन अमेरिका के बाहर भी फैलने लगा है। पेरिस के प्रतिष्ठित साइंसेस पो विश्वविद्यालय के छात्र भी इजराइल हमास संघर्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों को विश्वविद्यालय के परिसर में जाने से रोकने की कोशिश की। छात्र साइंसेस पो से इजराइल की कार्रवाई की निंदा करने की मांग कर रहे हैं। उधर जर्मनी की पुलिस ने बर्लिन में संसद के सामने फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए गए शिविरों को उखाड़ फेंका है। प्रदर्शनकारी जर्मनी के चांसलर से इजराइल को दिए जाने वाले हथियारों को रोकने की मांग कर रहे थे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीतिक मतभेदों के बावजूद तनावपूर्ण संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद की जा रही है। यह बैठक ब्लिंकन की बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री के साथ 5 घंटे की बैठक के बाद हुई। अपनी यात्रा के तीसरे दिन अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। जिनपिंग ने कहा कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि भागीदार होना चाहिए। हालांकि दोनों के संबंधों में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है। बीजिंग के ग्रेट ऑफ हॉल द पीपल में ब्लिंकन के साथ बैठक के दौरान जिनपिंग ने कहा कि पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में कुछ सकारात्मक प्रगति देखने को मिली है। दोनों देशों को भागीदार होना चाहिए, प्रतिद्वंदी नहीं। परस्पर उपलब्धियां हासिल करें, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएं। दोनों देशों को आपसी प्रतिस्पर्धा के बजाय मतभेदों को दूर करने के लिए समान आधार तलाशना चाहिए। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शी जिनपिंग के सामने रूसी सेना के साथ चीन के समर्थन पर चिंता जताई। अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ 5 घंटे तक चली मुलाकात के दौरान ब्लिंकन ने कई अहम मुद्दे उठाए। अमेरिका ने वांग यी के सामने सस्ते चीनी निर्यात का मुद्दा उठाया। अमेरिका बार बार कह रहा है कि चीनी कंपनियां रूसी हथियार उद्योग को अभूतपूर्व तरीके से मदद कर रही हैं, जिससे युद्ध का रुख मोड़ने में मदद मिली है। चीन द्वारा दिए गए बड़ी मशीनों के औजार से रूस को अपने बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिली है। अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है कि भले ही तत्कालीन स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा और अमेरिका के वायु क्षेत्र में चीनी जासूसी गुब्बारों के मामले के बाद संबंध स्थिर हो गए हों, लेकिन इस तरह की सहायता से व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। हालांकि यूक्रेन युद्ध में रूस को मदद दिए जाने की बात से चीन इनकार करता है। मुझे उम्मीद है कि हम उन मुद्दों पर कुछ प्रगति कर सकते हैं जिन पर हमारे राष्ट्रपतियों ने सहमति व्यक्त की है। हमें सहयोग करना चाहिए, लेकिन साथ ही हम अपने मतभेदों, अपने इरादों को भी स्पष्ट करेंगे और एक दूसरे को स्पष्ट करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं।
इससे पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने ब्लिंकन को बताया कि चीन अमेरिका के संबंधों का विशाल जहाज स्थिर हो गया था, लेकिन रिश्तों में नकारात्मक कारक अभी भी तेजी से सिर उठा रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका ने चीन की अर्थव्यवस्था, व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को दबाने के लिए अनथीन कदम उठाए हैं। ब्लिंकन ने शंघाई में जब कदम रखा तो उससे कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए $8 बिलियन की सहायता पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी गूंज बीजिंग में इस मुलाकात के दौरान भी सुनाई दी। ताइवान का हवाला देते हुए वांग यी ने कहा कि अमेरिका को संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को कवर करने वाली लाल रेखाओं पर कदम नहीं रखना चाहिए। हम हमेशा एक दूसरे के मूल हितों का सम्मान करने का आह्वान करते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका से चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की उम्मीद करते हैं। वार्ता का एजेंडा नवंबर में सैन फ्रांसिस्को में बाइडेन और शी के बीच शिखर सम्मेलन में निर्धारित किया गया था। हाल के दिनों में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच मुलाकात से पिछले साल ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गए संबंधों में थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिला है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के 6 दिवसीय दौरे के तहत थाईलैंड की प्रधानमंत्री श्वेता थाविसिन से शुक्रवार को बैंकॉक में मुलाकात की, जहां दोनों देशों ने व्यापार, पर्यटन और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। थाईलैंड ने 2017 से म्यांमार से विस्थापित रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता पर बांग्लादेश की भी प्रशंसा की। वहीं वियतनाम की संसद के अध्यक्ष वुओंग डेन यू ने इस्तीफा दे दिया है। यू ने भ्रष्टाचार की जांच के बीच इस्तीफा देने की घोषणा की। उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो से हटा दिया जाएगा। यू को वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव पद के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा गया था। कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के एक बयान में कहा गया कि इस मामले के कारण जनता में नकारात्मक राय पैदा हुई है, जिससे पार्टी, राज्य और व्यक्तिगत रूप से उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने गुरुवार को एक नव स्थापित रक्षा उद्योग इकाई द्वारा निर्मित 240 मिलीमीटर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट के परीक्षण फायरिंग का निरीक्षण किया। उत्तर के राज्य संचालित टेलीविजन KRT ने इस बात की जानकारी दी। ऐसा माना जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के आरोपों के बीच उत्तर कोरिया तोपखाने का उत्पादन बढ़ रहा है ताकि वो रूस को हथियारों की आपूर्ति करता रहे। हालांकि दोनों देश इस आरोप से इनकार करते हैं। KRT रिपोर्ट में कहा गया है कि परीक्षण फायरिंग से पता चलता है कि रॉकेट उड़ान विशेषताओं और सटीकता के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं। वहीं किम ने कहा कि 240 मिलीमीटर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिसमें नई तकनीक शामिल है, हमारी सेना की तोपखाने क्षमताओं को मजबूत करने में रणनीतिक बदलाव लाएगा। इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज। मेरे 1 वोट से घर में मुफ्त राशन आया, अब मेरे वोट से और 5 साल तक मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और आइए अब यूरोप इन दिनों के जरिए नजर डालते हैं यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर। रूस यूक्रेन युद्ध भीषण होता जा रहा है। दोनों देशों के बीच लगातार हमले तेज हो रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के रिहायशी और औद्योगिक इलाकों में हमले किए। इन हमलों में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच लड़ाई तेज हो गई है। रूस यूक्रेन के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। यूक्रेन के उत्तर पूर्वी इलाके की रिहायशी और औद्योगिक इकाइयों पर किए गए रूसी हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं। एक स्थानीय अधिकारी के अनुसार खार्किव क्षेत्र के डेरचही शहर में बम हमले में 3 बच्चे और एक महिला घायल हो गई है। वहीं सुमी क्षेत्र में एक औद्योगिक इकाई पर 2 गाइडेड बम दागे गए। हालांकि इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
उधर शुक्रवार को रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच लड़ाई तेज हो गई। इसकी चपेट में आम लोग भी आए हैं। इस झड़प में 2 लोगों की मौत जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। रूसी प्रशासन ने इसके लिए यूक्रेनी सेना को जिम्मेदार बताया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों से बचाने में मदद के लिए अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिकी फंडिंग में देरी से रूस को बढ़त बनाने में मदद मिली है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका के नेतृत्व में एक आभासी बैठक में ये अपील की। इस साल रूसी लड़ाके विमान पहले ही यूक्रेन के खिलाफ 9,000 से अधिक निर्देशित हवाई बमों का इस्तेमाल कर चुके हैं और हमें हवाई लड़ाकू विमानों को मार गिराने की क्षमता की आवश्यकता है ताकि वे हमारे ठिकानों और सीमाओं के करीब न आ सकें। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि बैठक यूक्रेन की वायु रक्षा क्षमताओं पर केंद्रित होगी। ये बैठक यूक्रेन के लिए $61 अरब के सहायता पैकेज को मंजूरी देने के फौरन बाद हुई। इसके साथ ही जो बाइडेन प्रशासन ने तोपखाने, वायु रक्षा और अन्य हार्डवेयर में $1 बिलियन जल्द ही यूक्रेन को भेजने की घोषणा की है। अमेरिका को उम्मीद है कि हथियारों की उसकी नई आपूर्ति से यूक्रेन को सुरक्षा के पुनर्निर्माण और अपनी सेनाओं को फिर से तैयार करने में मदद मिलेगी। इस बीच रूसी सेना द्वारा अग्रिम मोर्चों तक अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति को बाधित करने के लिए यूक्रेनी रेल लाइनों को निशाना बनाने की खबर है। वहीं पोलैंड की यात्रा पर पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को सहायता जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। हम रूस के साथ संघर्ष में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, लेकिन यूरोप में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हम और भी अधिक जागरूक हो गए हैं। And in that sense, the relationship with Poland कीव को अधिक सैन्य सहायता भेजने के लिए यूरोपीय संघ और नाटो सहयोगियों के दबाव के बीच स्पेन यूक्रेन को पैट्रियाटिक मिसाइलें भेजने की घोषणा की है। रूस द्वारा यूक्रेन पर हवाई हमले तेज किए जाने के साथ यूरोपीय संघ की सरकारों से कीव को अधिक सुरक्षात्मक प्रणालियां प्रदान करने का आग्रह किया गया। यह अपील विशेष रूप से ग्रीस और स्पेन जैसे देशों से की गई जिनके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं। ग्रीस ने गुरुवार को साफ कर दिया था कि वो यूक्रेन को वायु रक्षा प्रणाली उपलब्ध नहीं कराएगा। उधर पोलैंड और लिथुआनिया के राष्ट्रपति स्वाल्की गैप के पास एक सैन्य अभ्यास में भाग लिया। इस बीच नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि नाटो के अन्य सहयोगियों को यूक्रेन की सहायता के लिए जर्मनी के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। जर्मनी यूक्रेन को सैन्य सहायता देने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय देश है। जर्मनी ने अभी यूक्रेन में तीसरी पैट्रियट प्रणाली भेजने का निर्णय लिया है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि अन्य सहयोगियों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। उधर यूक्रेन की एक अदालत ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कृषि मंत्री माइकोला सोलस्की को पुलिस हिरासत में भेज दिया। उन पर लगभग $7 मिलियन की सरकारी स्वामित्व वाली भूमि के अवैध अधिग्रहण में शामिल होने का आरोप है। और आइए अमेरिकाना के जरिए आपको बताते हैं अमेरिकी देशों से जुड़ी खबरें। एक संक्रमणकालीन परिषद ने गुरुवार को हैती में सत्ता संभाली, जिसका उद्देश्य देश में स्थिरता लौटाना था, जहां सामूहिक हिंसा ने अराजकता और मुसीबत पैदा कर दिया है। देश के आधिकारिक राजपत्र के अनुसार हेनरी के वित्त मंत्री मिशेल पैट्रिक बोइसवर्ड अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। संक्रमणकालीन परिषद का औपचारिक शपथ ग्रहण गुरुवार सुबह किया गया। हाइटियन प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने बुधवार को एक पत्र में अपने इस्तीफे की घोषणा की और सोशल मीडिया पर इसे साझा किया। हैती की निवर्तमान सरकार ने 2 सप्ताह पहले परिवर्तन प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया, जिसके 1 महीने बाद हेनरी ने घोषणा की कि वो परिषद के गठन के बाद इस्तीफा दे देंगे। सामूहिक हिंसा जो वर्षों से हैती में एक समस्या रही है, इस वर्ष की शुरुआत में बढ़ गई। हैती में संयुक्त राष्ट्र एकीकृत कार्यालय के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी से मार्च तक 2500 से अधिक लोग मारे गए या घायल हुए हैं, जो 2023 के आखिरी 3 महीनों से 53% अधिक हैं। हैती की सुरक्षा स्थिति ने हजारों लोगों को विस्थापित भी किया है और भयावह भूख का कारण भी बना है। और आइए अब अफ्रीका नामा के जरिए नजर डालते हैं अफ्रीकी देशों से जुड़ी खबरों पर।
अफ्रीकी देश तंजानिया में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से 155 लोगों की मौत हो गई और लगभग 236 लोग घायल हो गए। तंजानिया के प्रधानमंत्री कासिम मजालिवा ने गुरुवार को संसद में अपने संबोधन के दौरान इस बात की जानकारी दी कि अब तक 2 लाख लोग और 51,000 से ज्यादा परिवार बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि मई में भी बारिश जारी रह सकती है और लोगों को बाढ़ से प्रभावित इलाके छोड़ने की अपील की गई है। तेज हवाओं और बाढ़ की वजह से देश के कई हिस्सों में भारी नुकसान हुआ है, जिनमें फसलों की बर्बादी, सड़कों और रेलवे को हुए नुकसान शामिल हैं। तंजानिया के पड़ोसी देश केन्या और बारुंडी में भी भारी बारिश की वजह से खराब हालत बने हुए हैं। नई नेशनल असेंबली के साथ साथ प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय विधायिका के चुनाव के लिए दक्षिण अफ्रीका में 29 मई 2024 को आम चुनाव होंगे। 1994 में रंगभेद युग की समाप्ति के बाद यह 7वां आम चुनाव होगा। प्रत्येक प्रांतीय विधायिका की पहली बैठक में नई राष्ट्रीय प्रांत परिषद का चुनाव किया जाता है। 1994 में रंगभेद के बाद हुए चुनाव के बाद से अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ANC ने दक्षिण अफ्रीकी संसद के दोनों सदनों में बहुमत हासिल किया है। दक्षिण अफ्रीका में आम चुनाव की गहमागहमी है। अगले महीने 29 मई को मतदान होगा। हालांकि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे से जूझ रहे देश के मतदाताओं में मौजूदा राजनीतिक पार्टियों के प्रति भले ही थोड़ा उदासीनता दिखाई दे रही हो, लेकिन 3 दशक पहले वाली रंग भेद की व्यवस्था की कड़वी यादें उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करती हैं। रंगभेद की व्यवस्था खत्म होने के बाद 27 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार चुनाव हुआ था। 30 साल पहले रंगभेद की व्यवस्था के पतन के बाद नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में सत्ता संभालने वाली ANC के पहली बार आम चुनाव में बहुमत खोने की आशंका व्यक्त की जा रही है। सर्वेक्षणों में ANC का वोट प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा है। उसे 39% मत प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। पहली बार ANC को गठबंधन की सरकार बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। 27 मार्च 1992 को दक्षिण अफ्रीका में रंगों के आधार पर इंसानों के बीच भेदभाव करने वाले नियम को खत्म कर दिया गया था। सरकार को इस नतीजे पर पहुंचने के लिए जनमत संग्रह कराना पड़ा था। इस ऐतिहासिक जनमत संग्रह में बड़े पैमाने पर लोगों ने इस नियम को उखाड़ फेंकने की पैरवी कर एक नजीर पेश की थी। इस नियम के लागू होने से 2 साल पहले ही अश्वेतों के बड़े नेता नेल्सन मंडेला 27 साल बाद जेल से रिहा हुए थे। दरअसल 1948 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति का बोलबाला था, जिसके चलते दुनिया भर ने उस पर पाबंदी लगा रखी थी। राष्ट्रपति FWD क्लार्क को डर था कि इस नीति को समाप्त नहीं किया गया तो वैश्विक स्तर पर दक्षिण अफ्रीका की स्थिति और खराब हो सकती है। जनमत संग्रह में 33 लाख श्वेत वोटरों में से 28 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। 68.7% वोटरों ने इसे खत्म करने की सिफारिश की। रंगभेद प्रणाली ने लोगों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर विभाजित करने का कार्य किया। श्वेत शासकों द्वारा अश्वेतों को हीन दृष्टि से देखा जाता था और रंगभेद प्रणाली के कारण ही अश्वेत लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया। उन्हें श्वेत लोगों के क्षेत्रों में रहने की मनाही थी। केवल परमिट होने पर ही ये लोग उन क्षेत्रों में काम कर सकते थे। सभी श्वेत और श्वेत लोगों के लिए ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल समेत दूसरी सार्वजनिक चीजें अलग अलग थीं। अश्वेत लोग उन चर्चों में प्रार्थना भी नहीं कर सकते थे जहां श्वेत लोग प्रार्थना किया करते थे। अश्वेत लोगों को संघ बनाने और विरोध करने पर भी प्रतिबंध था। 1994 के बाद से ANC लगातार सत्ता में रही। देश में कई लोग ANC पर अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाते हैं। 2018 में जैकब जुमा की जगह लेने वाले पार्टी के मौजूदा नेता राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने पार्टी की प्रतिष्ठा को साफ करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बहुत सफलता मिलती नहीं दिखाई दे रही है। रंगभेद व्यवस्था ने उपनिवेशवाद और जातिवाद के चरम को दर्शाया। रंगभेद के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने आखिरकार स्वतंत्रता प्राप्त की और एक नए संविधान का निर्माण कर रंगभेद पर प्रतिबंध लगा दिया। इस नए निर्मित संविधान में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। और इसी के साथ खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।